सड़क के किनारे पड़ी ये जर्जर कार कभी किसी के जीवन को रफ्तार दे चुकी है। आज ये कार अपनी उम्र पूरी कर चुके उन वाहनों में शामिल है जिन्हें ELV यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कहते हैं, जिसे देखकर जहन में कई सवाल उठते हैं। इन पुराने वाहनों का आखिर होता क्या है? आज जिस रफ्तार से सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में जब ये पुरानी हो जाएंगी तो इनका निपटारा कैसे होगा, कितनी बड़ी चुनौती है और विज्ञान और तकनीक के पास इसका क्या समाधान है? इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले आइए जानते हैं एक कार या कोई अन्य वाहन को कब पुराना माना जाता है। देखिए, भारत में अभी जो प्रोसीजर है इसका ELV आइडेंटिफाई करने का, वो अभी पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं हुआ है लीगली। अभी ये प्रोसीजर कि जब आपकी गाड़ी अनफिट हो गई, रोड में नहीं चल सकती है, तो ओनर डिक्लेयर कर सकता है कि मैं इसको नहीं चलाऊंगा, ये जंक व्हीकल है मेरे लिए। तो लास्ट डिसीजन ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु अगर इसे आप ज़्यादा साइंटिफिक वे में करना चाहेंगे तो फिटनेस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो गाड़ियों का रोड वर्दीनेस टेस्ट होता है कि गाड़ियाँ सड़क में चलने लायक हैं या नहीं, उसके लिए टेस्ट कमर्शियल व्हीकल्स में होता है। साल में प्रति बार एक बार कराना पड़ता है उनको। तो ये अगर टेस्ट हम प्राइवेट व्हीकल्स में भी करें आफ्टर 15 ईयर्स, जो 15 ईयर्स तक तो उनको रजिस्ट्रेशन का वो दिया जाता है अवधि, उसके बाद अगर ये टेस्ट किया जाए प्रति 2 वर्ष या प्रति 3 वर्ष में, तो ये तय किया जा सकता है कि गाड़ी फिट है या अनफिट है। वैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक देश में गाड़ियों का औसत जीवन 10 से 15 साल तक है। दोपहिया वाहन का औसत जीवन 10 साल, तिपहिया वाहन का 15 साल, निजी कार या SUV का 15 साल, व्यवसायिक यात्री वाहन का 12 साल और व्यवसायिक माल वाहन की स्वास्थ्य आयु औसत 11 साल है। इमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी गाड़ियों को फेज आउट किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक तय नीति से सर्टिफाइड तरीके से किसी गाड़ी को ELV करार दिया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के एक अध्ययन के मुताबिक भारत की सड़कों पर 2015 में लगभग 87 लाख पुराने वाहन चल रहे थे। 2025 तक ये बढ़कर 2.18 करोड़ हो जाएंगे, जिसमें 28 लाख से ज्यादा कारें होंगी। तेजस सूर्या नाइक का जून 2018 में प्रकाशित शोध पत्र एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स मैनेजमेंट एट इंडियन ऑटोमोबाइल सिस्टम बताता है कि अकेले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 54.92 लाख ELV हैं। 2025 तक ऐसे वाहनों की संख्या बढ़कर 77.35 लाख और 2030 तक 96.33 लाख हो जाएगी। दिल्ली में 2018 में 95 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत थे, जिनका 2025 तक बढ़कर 1.23 करोड़ और 2030 तक 1.42 करोड़ होने का अनुमान है। साल 2030 तक 5 शहरों दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, पुणे और जमशेदपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 2.97 करोड़ होगी। 2030 तक केवल चेन्नई, इंदौर और दिल्ली में 1.62 करोड़ वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके होंगे और रिसाइकलिंग के लिए तैयार होंगे। पुरानी गाड़ियों की समस्या बहुत विकराल है। दिल्ली में जैसे देखा गया है 7 से 8 वर्ष कार की आयु होती है, सिमिलरली 2 व्हीलर्स की भी होती है। इवन पुराने ट्रक्स जो होते हैं वो नेशनल परमिट कुछ साल ऑपरेट करने के बाद नेशनल परमिट से हट के फिर वो स्टेट परमिट में आ जाते हैं। तो ये बहुत वेरी करता है, परंतु महानगरों में एवरेज आयु कम है गाड़ियों की और दूसरे छोटे शहरों में आपको एज उसकी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि गाड़ियाँ जो यहाँ फेज आउट होती हैं वो जाकर दूसरे शहरों में चलती है, मेरठ में चल रही है या फिर पंजाब में चल रही है, छोटे टाउन्स में। तो ये एक समस्या होती है कि गाड़ियाँ तब तक इस्तेमाल होती है जब तक उसका इस्तेमाल हो सकता है किसी भी रूप में। ELV के इस तरह के इस्तेमाल से कई खतरे हैं, क्योंकि इनमें तेल, लुब्रिकेंट्स, लेड एसिड बैटरी, लैंप, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, एयरबैग जैसी हानिकारक चीजें होती हैं, जिनका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन न किया जाए तो पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के मुताबिक भारत में 2020 के मध्य तक लगभग 25.44 करोड़ वाहनों का पंजीकरण है। अनुमान है कि 2030 तक 31.5 करोड़ वाहन सड़कों पर होंगे और ऐसे में आने वाले समय में ELV कितनी बड़ी समस्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि पुराने वाहन वर्तमान मानकों से 15 गुना अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। वहीं टेरी के एक अध्ययन के मुताबिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों का 60% तक योगदान है। ये पुरानी गाड़ियां न केवल प्रदूषण के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि यह सड़क हादसों का जोखिम भी बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, पुराने वाहन का इस्तेमाल ईंधन की खपत भी बढ़ाता है और इसीलिए जरूरी है कि एक स्वस्थ आयु के बाद तय समय पर वाहनों की वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग हो। लेकिन भारत में ईएलवी अब तक असंगठित बाजारों के ही हवाले है और असंगठित क्षेत्र में वाहनों को डिसमेंटल करने की पूरी प्रक्रिया अवैज्ञानिक तरीके से ही संचालित होती है। अक्सर रबड़ और प्लास्टिक को जला दिया जाता है। आमतौर पर इंजन ऑयल और बैटरी का तेजाब नालियों में बहा दिया जाता है। नतीजा, हवा, मिट्टी और पानी तीनों प्रदूषित होते हैं। इन असंगठित क्षेत्रों में डिसमेंटलिंग के काम में लगे लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य भी जोखिम में होता है। इन बाजारों में गैस और बिजली से चलने वाले कटर का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इनके इस्तेमाल पर राष्ट्रीय हरित क्रांति यानी एनजीटी ने 2015 में प्रतिबंध लगा दिया। इन्हीं असंगठित क्षेत्रों में से एक है पश्चिमी दिल्ली में स्थित मायापुरी, जहां के हालात का जायजा लेंगे ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह है दिल्ली का मायापुरी स्क्रैप मार्केट, जहां करीब पिछले 40 सालों से पुराने वाहनों की डिसमेंटलिंग का काम होता रहा है। लेकिन अप्रैल 2019 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की सीलिंग ड्राइव के बाद से यहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। अप्रैल 2019 से बाजार में पुराने वाहनों की खरीदारी बिल्कुल बंद है। दरअसल राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने मई 2015 में मायापुरी में चल रहे स्क्रैपिंग उद्योग को बंद करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर एनजीटी ने 27 नवंबर 2018 में 7 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर स्क्रैपिंग संबंधी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। 25 जनवरी 2019 को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने एनजीटी को बताया कि मायापुरी में बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं। एनजीटी की फटकार के बाद डीपीसीसी ने 13 अप्रैल 2019 को मायापुरी में सीलिंग ड्राइव चलाई और इसके बाद से यहाँ पुराने वाहनों का क्रय विक्रय बंद है। फिलहाल दुकानदार पुराने वाहनों के कलपुर्जों का पुराना स्टॉक बेचने के लिए ही दुकान खोलते हैं। हालात तो बहुत बुरे हैं जी। आज से जो 2 साल पहले हालात थे उससे बिल्कुल ज़ीरो हालात है आज की डेट में। कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। मजदूर आधे यहाँ से चले गए, 80% मजदूर चले गए हैं, कटे काटने वाले चले गए हैं। दुकानों पे आप देखो कहीं कोई ग्राहक नहीं है, कोई आप मूवमेंट देख रहे हो, कोई मूवमेंट है नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सन्नाटा है। हज़ारों आदमी थे जी वर्कफोर्स में, तो हज़ारों आदमी थे कि यूपी से, बिहार से, वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। बाकी हमारे तो, और उसके बाद हमारे अपने लोग भी बीच में साथ लगते थे, इतना काम था। आज हम भी बेकार है, मजदूर भी बेकार है, वर्कफोर्स सारी बेकार है इसमें। ईएलवी का अंतिम पड़ाव दिल्ली के मायापुरी जैसे ही अन्य शहरों के असंगठित बाजारों में है।
2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप और गेजलशॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल डिसेमिनर बीट के सहयोग से प्रकाशित रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सेक्टर इन इंडिया के मुताबिक चेन्नई, कोलकाता, पुणे, इंदौर और जमशेदपुर ELV के बड़े बाजार हैं। चिंतन की ही एक अन्य रिपोर्ट द स्टोरी ऑफ अ डाइंग कार इन इंडिया बताती है कि उत्तरी कोलकाता के फूलबाग क्षेत्र में 1000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल की रिसाइकलिंग इकाइयां असंगठित तौर पर चल रही हैं। यहां हर साल 1,29,490 ELV पहुंचते हैं। इसी तरह चेन्नई के सीमावर्ती थोट्टम क्षेत्र में हर साल 1,05,850 वाहनों को ठिकाने लगाया जाता है। काफी समय से ये स्क्रैपिंग यार्ड शहर के बाहरी हिस्सों में पनपते रहे हैं और समय के साथ शहर फैलते गए, लेकिन ये स्क्रैपिंग यार्ड अपनी जगह पर रहे और मुख्य शहर का हिस्सा बन गए। परिणाम स्वरूप उनके पास जगह की काफी कमी है और उनके कामकाज को बढ़ाने का कोई दायरा नहीं बचा। स्केल अब प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक स्टडी CPCB ने की थी, उसमें ये जानकारी मिली कि करीबन 22 मिलियन गाड़ियाँ आपकी 2025 तक ELV की कैटेगरी में आ जाएगी, एंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आ जाएगी। और ये प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से व्हीकल्स का ग्रोथ हो रहा है, तो पुरानी गाड़ियाँ तकरीबन आप मान लीजिए 20 साल पुरानी गाड़ियाँ, वो आपको फिर स्क्रैपेज के लिए करना पड़ेगा उसको। एक तरीका ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ उसको बाई बैक कर लें, प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरर्स ये जिम्मेदारी लेते हैं कि गाड़ियाँ जो आपको बेच रहे हैं वो अंत में अपने कलेक्शन सेंटर्स के द्वारा वो उसको वापस ले लेंगे, ताकि उसका साइंटिफिक प्रोसेसिंग करके उसको आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन दे सकें और वो डीरजिस्टर हो जाए आपकी गाड़ी। तो ये प्रोसीजर विदेशों में फॉलो होता है। तो हमें अच्छे गुड प्रैक्टिसेस एक बार स्टडी करने के बाद हमें ये सेटअप हमें करना होगा, परंतु उसके पहले प्रिपेयर्डनेस डेटाबेस का हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम का हुआ, ये काफ़ी हमें अपग्रेड करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। वाहन डेटाबेस बनाया गया है जिससे पुरानी गाड़ियों की पहचान हो जाती है, लेकिन अभी भी ये जानकारियां स्थानीय स्तर पर मौजूद नहीं है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साल 2016 में पहली बार ELV के पर्यावरण हितैषी प्रबंधन हेतु गाइडलाइंस जारी की थी। NGT के आदेश के अनुपालन में जनवरी 2019 में ऑटोमोबाइल से जुड़े विभिन्न संगठनों के परामर्श के बाद संशोधित गाइडलाइंस जारी की गई। इन गाइडलाइंस में ऑटोमोबाइल कचरे के टिकाऊ प्रबंधन की रूपरेखा है। साथ ही जल्द ही केंद्र सरकार वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी देने जा रही है, जिससे पुराने वाहनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और रिसाइकलिंग की उम्मीद है। फिलहाल संगठित क्षेत्र में अभी तक का एकमात्र प्रयास है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हाल ही में शुरू हुए ग्रेटर नोएडा में स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी। अगले सेगमेंट में देखेंगे ये फैसिलिटी कैसे काम करती है और ELV के वैज्ञानिक प्रबंधन व रिसाइकलिंग के क्या फायदे हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर की ELV की एकमात्र रिसाइकलिंग फैसिलिटी कैसे काम करती है, यह जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा।
यहाँ पुरानी गाड़ियों की रिसाइकलिंग और डिसमेंटलिंग की जाती है। आइए देखते हैं कैसे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MSTC लिमिटेड और निजी कंपनी महिंद्रा असेलो के संयुक्त प्रयास से शुरू सेरो देश का पहला स्वचालित और संगठित व्हीकल स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग फैसिलिटी है। इसकी शुरुआत 2019 में ग्रेटर नोएडा में हुई। सेरो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है जीरो। सेरो वर्ड का ही मतलब है ज़ीरो। इसका मिशन है कि ज़ीरो पोल्यूशन। हमने पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं। तो जो भी गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी को बनाने के लिए 1 टन का मटेरियल यूज़ होता है, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, अलग अलग तरीके। इसको हम एनवायरमेंटली फ्री वे में कैसे रिमूव करके उसको वापस सिस्टम में ला सकते हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वेस्ट हो रहे हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेरो पुरानी गाड़ियां सीधे ओनर से खरीदता है। गाड़ियों का कुछ तय मापदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद गाड़ियों को डिसमेंटलिंग, डीरजिस्ट्रेशन और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। पूरी प्रक्रिया के बाद गाड़ी के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन दिया जाता है। हमारा काम होता है कि हम कस्टमर हमें अप्रोच करता है या कस्टमर को हम अप्रोच करते हैं, उनसे हम जो उनकी गाड़ियाँ ELV कंडीशन की, जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, जो इधर बाई एज और बाय जो चल नहीं पा रही रोड के अंदर, उनको हम परचेज़ करते हैं। बाई उनको उनकी कीमत देने के बाद जो उनकी कीमत गाड़ी की लगती है उनके वज़न के हिसाब से या उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको पे करते हैं। गाड़ी को उनके कस्टमर के घर से उठाते हैं, प्लांट पे लाते हैं, कस्टमर की गाड़ी को डिसमेंटल करा के सर्टिफिकेट इशू करते हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं कि गाड़ी डिसमेंटल हो गई है, जिससे वो अपनी रिकॉर्ड है वो अपडेट कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले पुरानी गाड़ी को डिपॉल्यूशन के लिए भेजा जाता है। इस चरण में गाड़ी में इस्तेमाल सभी खतरनाक हिस्सों जैसे बैटरी, एयरबैग्स, गैस सिलेंडर, मरकरी स्विचेस, एयर कंडीशनिंग यूनिट और तेल को अलग किया जाता है और इनका वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाता है। इसके बाद गाड़ी को डिसमेंटलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां अच्छे हिस्सों को आगे बेचने के लिए अलग कर दिया जाता है, जैसे डोर, बोनट, ट्रंक, बम्पर, लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, डैशबोर्ड, टायर, स्पीडोमीटर, साइड मिरर, वाइपर, कंप्रेसर इत्यादि। बची हुई गाड़ी को दबाकर चिपटा किया या काटा जाता है और ये सारा काम डिपॉल्यूशन और डिसमेंटलिंग क्षेत्र में बने अलग अलग स्टेशनों पर किया जाता है। गाड़ी को काटने के बाद फिर श्रेडर प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग से प्राप्त स्टील की घरेलू उद्योग को आपूर्ति की जाती है। ये सेरो की डीपॉल्यूशन और डिसमेंटलिंग यूनिट है। अभी हमने देखा कि कैसे एक कार को फोर्कलिफ्ट कर यहाँ पर लाया गया। आइए हम यहाँ के ऑपरेशंस हेड प्रवीण गुप्ता से जानते हैं कि इस कार की प्रोसेसिंग कैसे की जाएगी। एक बार गाड़ी हमारे पास आ गई तो सबसे पहले अगर ज़रूरत है तो हम उसको वॉश करते हैं। उसके बाद वो हमारे डिपोल्यूशन स्टेशन पे आता है। डिपोल्यूशन स्टेशन पे हम उस गाड़ी के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट्स, AC गैस, सभी कुछ निकालते हैं। वो इसके लिए हमारा जो स्टेशन है वो सारे लिक्विड्स को सेपरेटली अलग अलग स्टोरेज टैंक्स में स्टोर होते हैं। सेम लिक्विड्स हम आगे रिसाइकल कर सकें, वो हम CPCB ऑथराइज्ड एजेंसीज़ को ही देते हैं जो प्रॉपर मैनर में उसको रिसाइकल करते हैं। एक बार डिपोल्यूशन स्टेशन पे सारा लिक्विड्स निकलने के बाद हम उसको डिसमेंटलिंग के लेके जाते हैं, जहाँ पे हम डिसमेंटलिंग स्टेशन पे सबसे पहले उसके जो एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स हैं वो सब कुछ अलग निकालते हैं। उसको अलग अलग प्लास्टिक पार्ट्स अलग, स्टील पार्ट्स अलग, रबर पार्ट्स अलग स्टोर करते हैं। उसके बाद हम उसको टिल्टिंग स्टेशन पे रख के उससे जो बॉडी नीचे के पार्ट्स हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम, ये सब निकालते हैं और उससे इंजन को अलग करते हैं और इस तरीके से पूरा बॉडी डिसमेंटल हो के सेग्रीगेट हो जाती है। बॉडी पार्ट्स हम पूरी तरीके से इंश्योर करते हैं कि वो पूरा प्योर स्टील हो। उस स्टील जो बचेगा उसको हम हल्क बोलते हैं। वो हल्क हम अपने सीयर कम बेलर मशीन में ले जाके क्रश करते हैं और उसके बेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बेल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो जाता है और फर्नेस में फीड करना बहुत आसान हो जाता है। श्रेडर प्लांट की प्रक्रिया भी बेहद रोचक है। यहाँ डिपॉल्यूशन और डिसमेंटलिंग के बाद बची हुई गाड़ी को फोर्कलिफ्ट कर एक बड़े शीयर या बेलर मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसके बाद शेष गाड़ी यानी स्टील का हिस्सा चपटे टुकड़ों में बाहर निकलता है।
कंपनी का दावा है कि पूरे काम में वैश्विक स्तर के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और वो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान न पहुंचे। इस काम में लगे कर्मचारी भी सेफ्टी जूते, सेफ्टी गॉगल्स, दस्ताने, मास्क और हेलमेट से लैस होते हैं ताकि डिसमेंटलिंग के दौरान उन्हें किसी तरह की क्षति न पहुंचे। कंपनी अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्क्रैपेज के दिशा निर्देशों का अनुसरण कर रही है। सेरो की इस फैसिलिटी में अभी केवल 200 गाड़ियां ही प्रति महीने डिसमेंटल हो पाती हैं, हालांकि इसकी क्षमता 800 गाड़ियों की है। लोगों का अभी तक माइंडसेट वैसा नहीं है कि गाड़ी हमारे को दें। बाहर अनऑथराइज्ड पीपल हैं जो जिनको गाड़ियां चले जाती हैं। गवर्नमेंट की कोई सेट पॉलिसी नहीं है, अभी फ्रेमवर्क नहीं है जिसकी हम वेट कर रहे हैं। कोई लॉ ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स किया जाए कि गाड़ी ऑथराइज तरीके से ही डिसमेंटल की जाए। सेरो ने दूसरा संयंत्र चेन्नई में शुरू किया है। बेंगलुरु और कोलकाता में शुरू करने की भी योजना है। अगले 3 साल में कंपनी की योजना ऐसे 25 केंद्र खोलने की है। भविष्य में कारखानों को और भी स्वचालित बनाने की योजना है, जिससे क्षमता भी बढ़ेगी और रिसाइकलिंग मेटल की रिकवरी भी काफी तेज होगी। अभी हम लोग ऑटोमेशन ऑटो स्ट्राइडर डालने वाले हैं। सो उसकी कैपेसिटी जस्ट एग्जांपल देते हैं कि अभी गाड़ी को डिसमेंटल करने में हमें 1 घंटा लगता है। उसको डालने के बाद उस सेटअप के बाद हम 1 घंटे में 60 से 70 गाड़ियाँ स्क्रैप कर पाएंगे विदाउट टू मच मैनुअल इंटरवेंशन। उसमें क्या होगा कि हम लोग गाड़ियों की जो रिसाइकल मेटल है उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, जो कंट्री को एज वेल एज कंट्री का फॉरेक्स बचेगा। कंट्री को रिसाइकल्ड मेटल जो बाहर से इंपोर्ट करना होता है वो डायरेक्ट इंडिया में मिलने लगेगा। तो ELV के इस तरह के वैज्ञानिक प्रबंधन से न केवल पर्यावरण नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि अन्य फायदे भी हैं, जैसे इस्पात की मांग पूर्ति। CPCB के मुताबिक एक कार में 70% इस्पात और 7 से 8% एल्यूमिनियम होता है। शेष 20 से 25% हिस्सा प्लास्टिक, रबर, कांच, कॉपर और अन्य पदार्थ होते हैं। वहीं एक गाड़ी बनाने में औसतन 1 टन का मटेरियल इस्तेमाल होता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार इस्पात का उत्पादन 250 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाना है। इसे पूरा करने के लिए 70 से 80 मीट्रिक टन स्क्रैप और 700 स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्रों की आवश्यकता है। गौरतलब है कि 1 टन स्टील की रिसाइकलिंग से 1134 किलोग्राम लौह अयस्क, 635 किलोग्राम कोयला और 54.4 किलोग्राम चूना पत्थर की बचत है। आप स्टील को 2 ही तरीकों से बना सकते हैं, या तो आयरन ओर से या रिसाइकिल स्टील से। स्टील के अलावा अन्य मेटल और नॉन मेटल अवयवों को भी रिसाइकिल कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरह से ELV का वैज्ञानिक प्रबंधन बढ़ती मांग और सीमित संसाधनों से जूझती आबादी के लिए एक बड़ी उम्मीद और एक बड़ा अवसर है। भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में विश्व में 4था सबसे बड़ा बाजार है। आने वाले दिनों में ELV की संख्या एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में एक नहीं बल्कि अनेकों आधुनिक और संगठित रिसाइकलिंग इकाइयों की हमें ज़रूरत है। DD साइंस के लिए रूबी।